पहला ईमेल देखते हैं। डियर स्टॉक वैगेंजा, मैं पिछले 1.5 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादातर समय लॉस ही हुआ है, जबकि बहुत कम बार प्रॉफिट हुआ है। प्लीज़ मुझे कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बताइए जिससे मुझे अच्छा प्रॉफिट हो सके। रोहन कुमार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। देखो रोहन, स्टॉक को चुनना एक आर्ट है, यानी कला है, ना कि साइंस। अगर आपको किसी एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करके सक्सेस मिल रही है तो ये मत समझिए कि वो स्ट्रेटेजी हमेशा सक्सेस ही देगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट फिनेंशियल रोलर कोस्टर राइड की तरह है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी को अफेक्ट करते हैं, इसलिए स्टॉक चुनने के लिए कोई एक फॉर्मूला बनाना नामुमकिन है। इसलिए चालाक इन्वेस्टर हमेशा परिस्थिति के अनुसार ही अपनी स्ट्रेटेजी बदलता रहता है। जो 6 मेन स्ट्रेटेजीज है, उनमें से जितनी आज पॉसिबल हो सके उतनी बताने का हम प्रयास करेंगे। पहली स्ट्रेटेजी को हमने नाम दिया है परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी का मतलब है कि कंपनी के प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट शानदार बढ़ोतरी दिखा रहा है तो वो कंपनी स्ट्रेटेजी के अंदर आती है। जैसे आजकल मार्केट में किसी बाइक का क्रेज होगा तो वो है रॉयल इनफील्ड। आइशर मोटर्स नाम की इंडियन कंपनी रॉयल इनफील्ड बनाती है। 2010 में 50,000 बाइक बेचने वाली इस कंपनी ने 2014 में 3 लाख बाइक बेची। अगर एक नज़र रॉयल इनफील्ड की ग्रोथ पर डाले तो हर साल कंपनी 60 से 70% की ग्रोथ से चल रही है। ये कोई टेम्पररी ग्रोथ नहीं है, बल्कि पिछले 10 साल से कंपनी इसी ग्रोथ से चल रही है। इसका नतीजा ये है कि 2006 में 220 रुपये रहने वाला शेयर आज 20,000 पर ट्रेड हो रहा है। हर साल इस शेयर ने इन्वेस्टर को ऑलमोस्ट 70% रिटर्न दिया है। 10 साल पहले अगर आपने इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी कीमत 1 करोड़ होती। परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी का दूसरा एग्जाम्पल है जॉकी। अंडरगारमेंट्स में जॉकी का नाम सबसे ऊपर आता है। इंडिया में जॉकी का बिजनेस पेज इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी चलाती है। हर साल कंपनी 50% की ग्रोथ से चल रही है। इसी का नतीजा ये है कि हर साल कंपनी ने इन्वेस्टर को 60 से 80% का रिटर्न दिया है। 2010 में 1500 रुपये रहने वाले इस शेयर का भाव आज 15,000 के ऊपर है। परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजी का अगला एग्जाम्पल है डोमिनोज पिज्जा और डंकिन डोनट। डोमिनोज पिज्जा और डंकिन डोनट की पॉपुलैरिटी और ग्रोथ सभी को पता है, सो इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। डोमिनोज पिज्जा और डंकिन डोनट का बिजनेस इंडिया में जुबिलेंट फूडवर्क्स नाम की कंपनी चलाती है। पिज्जा और डोनट्स की शानदार ग्रोथ के कारण कंपनी का प्रॉफिट हर साल ऑन एन एवरेज 40% से बढ़ रहा है। इस स्ट्रेटेजी में दो बहुत अहम चीज़ें हैं, वो है कंपनी का प्रोडक्ट और सीईओ। जैसे अभी आयशर मोटर की ही बात लेते हैं। जब मिस्टर सिद्धार्थ लाल आयशर मोटर के सीईओ बने तब कंपनी के 15 अलग अलग प्रोडक्ट्स थे और उनमें से एक भी मार्केट में लीडर नहीं था। मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने 15 में से 13 बिजनेस बेच दिए और सिर्फ 2 पर कॉन्सेंट्रेट किया, यानी ट्रक पर और रॉयल इनफील्ड पर, और रिजल्ट आपके सामने है। दूसरी स्ट्रेटेजी है बॉटम आउट शेयर्स को चुनने की। बॉटम आउट शेयर का मतलब वो शेयर जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग होने के बावजूद इकोनॉमी के खराब चलने से जिनका भाव एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज़्यादा गिर गया हो। जैसे मान लो XYZ नाम की कोई IT कंपनी है। कंपनी के फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग है ही, साथ में कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, लेकिन अचानक डॉलर और मार्केट में कमजोरी के कारण अगर कंपनी का स्टॉक बहुत ज़्यादा टूट जाता है तो उसे बॉटम आउट शेयर कहते हैं। इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनियों में ये सिचुएशन ज़्यादातर पाई जाती है। अगर कोई स्टॉक उसके सबसे निचले स्तर पर आ जाता है, यानी उसके ऑल टाइम लो लेवल पर आ जाता है, तो बहुत सारे लोग उसे बॉटम आउट शेयर समझकर खरीद लेते हैं, बिना उस कंपनी के फंडामेंटल्स और सिचुएशन को जाने, और बाद में स्टॉक इतना गिर जाता है कि दोबारा उभरने का नाम ही नहीं लेता। अगली स्ट्रेटेजी है सेक्टर ऑफ फेवर की। इस स्ट्रेटेजी का सीधा मतलब है कि उस सेक्टर की कंपनी को चुनना जो मार्केट में बूम कर रहा हो, यानी जो सेक्टर लगातार बढ़ोतरी कर रहा है उसे फॉलो करना। जैसे अगर डॉलर मजबूत हो रहा हो तो IT कंपनीज की प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादातर IT कंपनीज का बिजनेस डॉलर में चलता है। सो जैसे ही डॉलर स्ट्रांग हो जाता है IT कंपनीज का प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ऐसे समय IT कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। देखो, मैं जहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ वो सब इन्वेस्टर के लिए है, और मैंने पहले ही कहा था कि इन्वेस्टर एक माजी की तरह होता है, दूर का सोचने वाला। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर के लिए लक ज़्यादा मायने नहीं रखता, उसका ऑलमोस्ट सारा खेल उसने किए हुए एनालिसिस पर ही डिपेंड करता है। बात रही ट्रेडर की, तो ट्रेडर चाहे कितना भी टेक्निकल एनालिसिस क्यों ना कर ले, उसका 70% खेल उसके लक पर ही डिपेंड करता है। हर एक स्ट्रेटेजी यहाँ दिखने में तो आसान लग रही है, लेकिन जब आप उसे यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई स्ट्रेटेजी यूज़ करना कितना कॉम्प्लिकेटेड है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। देखो, अगर आप कोई टायर कंपनी जैसे सीएट टायर से MRF पर अपनी स्ट्रेटेजी लगा रहे हो तो आपको उस टायर कंपनी की जड़ तक जाना होगा। जैसे कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। कंपनी का फंडामेंटल चेक करते समय बहुत सारी क्वांटिटी चेक करनी होती है। अगले लेक्चर में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे
तब आपको समझ आएगा। फंडामेंटल एनालिसिस के साथ ही आपको देखना होता है कि उस टायर कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, सीईओ ऑप्टिमिस्टिक है भी या नहीं, और सबसे बड़ी बात, टायर जिस चीज़ से बना है वो रबर। आपको लगातार चेक करना होगा कि रबर के भाव इंडियन मार्केट में कैसे चल रहे हैं, ग्लोबल मार्केट में रबर कैसा परफॉर्म कर रहा है। साथ में आपको देखना होता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रबर की कीमत पर अफेक्ट करते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि रबर की कीमत आने वाले समय कैसी रहेगी। यहाँ पर भी खाली 1 साल के एनालिसिस से कुछ नहीं होगा, आपको कम से कम पिछले 5 से 6 साल का एनालिसिस करना होगा। आज तक जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हो चुके हैं, जैसे वैरन बफे, केनेथ फिशर, प्रेम वत्सा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनमें एक स्ट्रेटेजी कॉमन थी, जिसे हमने नाम दिया है बियॉन्ड द परस्पेक्शन। इस स्ट्रेटेजी में इन्वेस्टर को ये पता लगाना होता है कि आज से 10 साल बाद कंपनी किस पोजीशन पर होगी। अगर आपने ये पता कर लिया तो समझ लेना कि आपको किसी एनालिस्ट या एनालिसिस की ज़रूरत नहीं। दिस स्ट्रेटेजी साउंड्स वेरी सिंपल, बट दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी से किसी कंपनी को चुनने में कभी कभी 3-4 महीने भी लग जाते हैं। जिन्होंने हमारे स्ट्रेटेजी ऑफ परस्पेक्शन इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, उन्हें समझ आ गया होगा कि ये स्ट्रेटेजी कितने ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा अपने फ्रेंड या किसी रिश्तेदार जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनसे पूछते रहा करो कि आपने कौन सा स्टॉक खरीदा, कब खरीदा, क्यों खरीदा, कब बेचा और क्यों बेचा, क्योंकि दूसरों की गलतियां ही वो मास्टर की है जो हमेशा आपको सिखाती जाएगी।